हेलो स्टूडेंट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2026 एग्ज़ाम। तो ये हमारा मैराथन सीरीज़ का 5th वीडियो है। कंपैरेटिवली छोटा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कंपनी कवर किया। आज हम बेसिकली मैनेजमेंट के 2 टॉपिक देखेंगे जो यूजी लेवल पे 2 टॉपिक गिवन हैं। एक है आपका मैनेजमेंट के फंक्शंस और एक आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। करीबन 50 एमसीक्यूज़ हैं, खुद ही लगाइएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और हमारे ऐप पे फ्रीली अवेलेबल होगा। चलिए ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। उसके ऊपर मैं 25 एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आप पहचानिए सही सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले डायरेक्टिंग होता है, नहीं। सबसे पहले डायरेक्टिंग होता है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही सीक्वेंस है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, आप चाहते क्या हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यानी एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आप उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, लीडरशिप होती है और लास्ट में कंट्रोलिंग होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये रहा सीक्वेंस। और अगली स्लाइड में मैंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का मीनिंग भी आपको बता रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, खुद ही क्वेश्चन कीजिएगा आप ये। भविष्य में क्या, कैसे, कब, किसके साथ और किन साधनों के उपयोग से कार्य करना है आदि के पूर्ण निर्धारण को कहते हैं। यानी जब आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा, किसके साथ करूँगा और किन इंस्ट्रूमेंट्स को या किन टेक्निक्स को मैं यूज़ करूँगा, तो जब आप इतना ये सब प्री डिसाइड करते हो, प्री डिटरमिन करते हो, तो ये सब प्लानिंग कहलाता है। नियोजन के अंदर आप योजना बनाते हो कि आप क्या करने वाले हो। प्लानिंग इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है, येट इम्पॉर्टेंट। मैं जो एमसीक्यू जनरली लाता हूँ या कोशिश करता हूँ वो ये होते हैं मस्ट नो क्वेश्चन, कि एक बच्चे को जो एग्ज़ाम में जा रहा है उस टॉपिक के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। बाकी तो देखो, अंदर ज्ञान अनंतम, मैं हमेशा कहता हूँ जितना अंदर जाएंगे उतना बेटर होगा। इसीलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक सजेस्ट करते हैं। 20-25 क्वेश्चन के कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये 25 क्वेश्चन कर लूँ मेरा कवर हो जाएगा ना। तो देखो, ये खुद को मूर्ख बनाने जैसा है कि जहाँ बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई 10-10, 12-12 महीने से कर रहे हैं, और वहाँ कोई बच्चा ये कहता है कि मैं 40 मिनट का वीडियो देख के और ऐसे कोई 25-50 वीडियो देख के कोर्स कवर कर लूँगा। तो देखो, इतना भले पूछने के लिए वो पूछ ले, लेकिन वो उसको पता होना चाहिए कि नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर किसी चैप्टर के 200 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं तो 25 क्वेश्चन से जस्ट एक आइडिया मिलता है। 200 क्वेश्चन के बराबर प्रैक्टिस कतई नहीं हो पाती। निर्णयन का आशय क्या होता है, आपके हिसाब से डिसीजन मेकिंग क्या होती है? तो मैं बहुत बाद में ऑप्शन पढ़ लूँगा, पर आपको वैसे ही पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग होता है जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना, उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हमेशा कहते हैं भाई बेस्ट डिसीजन लेना, पर बेस्ट डिसीजन लेने से भी ज़्यादा सही आंसर ये है कि आपके पास जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो विकल्प अवेलेबल होते हैं, उसमें से उसको तोलना, टटोलना, एनालाइज करना और उसमें से जो बेस्ट है उसे पिक करना। तो इसका आंसर डी होगा। एक समस्या के समाधान हेतु जो विभिन्न विकल्प हैं उसमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अगली स्लाइड पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको डायग्नोज करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, देन उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कवर करना, फिर हर ऑल्टरनेटिव को एवेल्यूएट करना, उसके प्लस माइनस, प्रोज एंड कॉन्स देखना, उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर फॉलो अप करना। जिसे आप बेस्ट समझ रहे हो वो बेस्ट है भी या नहीं तो उसको ट्वीक करके चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है। वेल, एन ऑफिस ऑर्डर इज एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलो 4 नहीं, मैं 2 ऑप्शन नहीं देता हूँ। ऑफिस ऑर्डर नीचे से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे आता है? तो ऑर्डर आता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऑर्डर सर्कुलर, इनका जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर से नीचे होता है, यानी डाउनवर्ड होता है। तो इसका उत्तर है अधोगामी संचार का। और अगर आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो,
कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो वो नीचे से ऊपर की जाएगी, यानी वो अपवर्ड होगी। तो ये अगली स्लाइड में आप अच्छे से देख लेना, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होते हैं तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अधोगामी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। एक बार फिर भी देख लीजिए, रिपोर्ट आप ऊपर भेजते हो, कंप्लेंट्स आप ऊपर भेजते हो, सजेशंस आप ऊपर भेजते हो, एप्लीकेशंस आप ऊपर भेजते हो, तो वो अपवर्ड होता है। ऑर्डर ऊपर से नीचे आते हैं, इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे आते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक लेवल का बंदा दूसरे लेवल के बंदे से बात करे तो, यानी जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट बंदा टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे से बात करे, या टॉप लेवल बंदा मैनेजमेंट का बंदा लो लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के बंदे से बात करे, या उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो आप एक हायरार्की तय करते हैं, ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर कौन लेगा, रिपोर्ट कौन देगा, किसको देगा, एक आप हायरार्की सेट करते हो। उसमें ये सब पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और एक कमिटी होता है। इसमें कमिटी जो होती है वो मोस्ट डेमोक्रेटिक मानी जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सुलझाने के लिए कमिटी बना दो। कमिटी में क्या होगा, जितने लोग शामिल होंगे वो सब अपनी ओपिनियन देंगे, उनको जो लगता है वो अपनी ओपिनियन देंगे, तो जो निकल के आता है जजमेंट उस पर लगभग सबकी सहमति होती है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर ऊपर से आते हैं, नीचे मानने पड़ते हैं, फिर नीचे वाले बोलते हैं हमसे तो पूछा ही नहीं, ऐसे कोई होता है क्या। और अगर मान लीजिए वैसी बात है कि घर में पापा ने कह दिया हाँ भाई कार आएगी, फला कंपनी की आएगी, लाल कलर की आएगी, दैट्स ऑल, डिस्कशन बंद, तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मान लो पिताजी ने मम्मी जी से पूछ लिया, लेकिन मम्मी जी की भूमिका केवल इतने भर तक है कि भाई वो सलाह दे सकती हैं, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर सकती, वो सलाह दे सकती हैं, तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन उससे होता है। और फंक्शनल में मान लीजिए कोई काम है, उसे अपन ने बांट दिया, हाँ भाई घर में शादी है तो भैया देख डीजे वाला तू देखेगा, फला काम तू देखेगा, काम अगर फंक्शंस को बांट दिया तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि रोज़ सुबह या रात को घर पे हम बैठें, घर का मतलब अगर घर की बात करूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए, घर के सभी प्राणी मिलकर डिसाइड करें यार ये चीज़ है, ऐसे होगा, मोबाइल खरीदा जाएगा तो ये कंपनी का खरीदा जाएगा, पूरी फैमिली बैठ के तय कर रही है। तो फिर बाद में घर में जब नया मेहमान, नया मोबाइल, नया स्कूटर, नया कुछ भी आएगा, कुछ भी होगा, तो किसी की असहमति आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन सबसे लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4 पॉपुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मैनेजमेंट का काम नहीं है? प्लानिंग बिल्कुल सबसे पहले होता है, कंट्रोलिंग बिल्कुल सबसे एंड में होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड नंबर पे होता है, लेकिन कॉपरेशन, एक कॉपरेशन कभी कभी ऑप्शन आएगा, कभी कभी कोऑर्डिनेशन आएगा। कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का कार्य नहीं माना जाता। सहयोग ज़रूरी है लेकिन ये प्रबंध का प्रमुख कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है ना, इसीलिए कह रहा हूँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आया आप तो खुद ही लगाओ। अभिप्रेरण की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा को किसने विकसित किया? हु हैज़ डेवलप्ड नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो अब्राहम मास्लो ने कहा था कि व्यक्ति की आवश्यकताएं एक क्रम में पूरी की जानी होती है, तभी वो सेटिस्फाई हो पाता है, मोटिवेट हो पाता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि बंदे की फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें, जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान आजकल इंटरनेट, वो आवश्यकताएं पूरी हों। उसके बाद सेफ्टी नीड्स पूरी होनी चाहिए कि जो आवश्यकताएं उसकी पूरी अभी हो रही हैं भविष्य में भी वो होती रहेंगी, उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति की सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए। फिर एस्टीम नीड्स, जिसे आप आत्मसम्मान या अहंकार संबंधी आवश्यकताएं कह लो। और लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, आपको मतलब ये बीइंग अ मैनेजर पता होना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा सामने बैठा है, जिसे आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कौन से लेवल पे है। उसे आप रोटी कपड़े का लालच दोगे तो पटेगा और काम करेगा,
या वो रोटी कपड़े की ज़रूरतों से ऊपर उठ चुका है, उसे आप कोई पोस्ट या प्रमोशन दोगे तो वो काम करेगा, या आप उसके अंदर कोई और ही चीज़ जगाओगे तो काम करेगा। तो इसलिए पहले आपको उसका साइकोलॉजिकल लेवल या हायरार्की समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात अब्राहम मास्लो ने कही थी। उन्होंने ये वाली थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति सामान्यतः आलसी होता है और कार्य व उत्तरदायित्व को टालता है? तो मैकग्रेगर ने जो एक्स थ्योरी दी थी ना, जैसे एक्स में क्या होता है, इस तरह होता है, मैं तो नहीं करूँगा। तो मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी मान के चलती है कि कर्मचारी की शक्ल हमेशा ऐसी होती है। आप देख रहे हो उसने मुंह सुजा रखा है, उसको कोई काम बताओ वो करना नहीं चाहता, उसके ऊपर जब तक डंडा नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। ये मैनेजर्स का काम लेने का स्टाइल हो जाता है अगर वो एक्स थ्योरी में बिलीव करते हैं तो। हालांकि एक वाई थ्योरी भी होती है, जो वाई थ्योरी मतलब यस थ्योरी, वाई स्टैंड फॉर यस, कि कर्मचारी काम करना चाहता है, वो जिम्मेदारी लेता है, वो आगे से इनिशिएट करता है, इस तरह की। तो एक्स थ्योरी ये मान के चलती है कि जो एम्प्लॉय होता है वो तो लेज़ी होता है और वो काम से बचना चाहता है और उसको बहुत सुपरवाइज किए जाने की ज़रूरत होती है। थ्योरी पी किसी तरह की थ्योरी होती ही नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए। थ्योरी एक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियोजन के विभिन्न सोपानों के सही क्रम का चयन कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं, सोपान सीढ़ी को बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उत्तम कार्य मार्ग का चुनाव। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप नियोजन लेवल पे खड़े हैं, प्लानिंग के लेवल पे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्रियाकलाप के क्रम का निर्धारण, उद्देश्यों की स्थापना, वैकल्पिक मार्ग का मूल्यांकन, वैकल्पिक मार्ग का निर्णय। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपना देखो उद्देश्य क्या है। भाई प्लानिंग आप करना चाह रहे हो, पहले सोचो तो सही पहुंचना कहाँ है। अभी आप जहाँ खड़े हो पहुंचना कहाँ है, फिर सोचोगे ना बस लूँ के ट्रेन लूँ के कैसे जाऊँ। तो सबसे पहले उद्देश्यों की स्थापना होती है। उसके बाद चौथे और पांचवें में देखो, वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन और वैकल्पिक मार्गों का निर्णयन। तो पहले वैकल्पिक मार्गों का निर्णयन होता है कि सपोज करो मुझे दिल्ली जाना है, तो अब बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ या एयरप्लेन से जाऊँ, तो ये वैकल्पिक मार्गों का निर्णय होगा। फिर अब मैं इनका मूल्यांकन करूँगा, बस से जाऊँगा तो 2 दिन में पहुँचूँगा, ट्रेन से जाऊँगा 1.5 दिन में पहुँचूँगा, एयरप्लेन से जाऊँगा 6 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन इसमें इतने पैसे लगेंगे, उसमें इतने पैसे लगेंगे, उसमें मैं इतना जल्दी जाके क्या करूँगा। ये आप मूल्यांकन कर रहे हो। उसके बाद आप बेस्ट जो आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन है उसको करेंगे, और फिर उसके बाद ये सब तय होने के बाद आप वो सारे काम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 4 5 1 3 2 लिखा है, तो आप देखो सबसे पहले एक है ना, तो सबसे पहले मेरा कोड होगा 3, उसके बाद होगा मेरा कोड 5, फिर मेरा कोड होगा 4, 3 5 4, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। 3 5 4 1 2, जो 3 से शुरू हो, 3 5 4 2 1, 3 5 4 1 2। डी सही है, बी और डी में थोड़ी टाइट फाइट थी, पर फाइनली मुझे डी पसंद आया, सीक्वेंस यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं करना चाहता, अभी अभी बात की थी, ये एक्स थ्योरी है और मैं हमेशा कहता हूँ, पर मुझे नहीं पता होता कि कौन सा बंदा मेरा वीडियो देखता रहा है या कौन सा पहली बार देख रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि चारों मिलाने आनी चाहिए, हो सकता है कई बार एक की मैचिंग से ही आंसर बैठ जाता है। जैसे मैं ए में शॉर्ट हूँ कि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, इसमें ए जाके 3 से मैच होगा, तो ए जाके अब मेरी लड़ाई है ना बी और डी के बीच में रह गई। इससे मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो या 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो और आपको 2 में से एक चॉइस लेनी हो तो चांस लेना चाहिए। जहाँ 1/2 मार्किंग हो वहाँ नहीं लेना चाहिए। यानी कभी भी आपको पता है कि 2 में से आंसर है और 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो रही हो तो चांस लेना चाहिए एज पर द प्रोबेबिलिटी रूल। और ज़्यादा तो बढ़िया ये है कि थोड़ी सी और पढ़ाई कर लीजिए ताकि चांस लेना ही ना पड़े। एक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, ये होती है वाई थ्योरी कि नहीं व्यक्ति आलसी नहीं होता, वो जितना रेस्ट को ज़रूरी समझता है उतना ही ज़रूरी अपनी जॉब को भी समझता है, व्यक्ति काम करना चाहता है। ये होती है वाई थ्योरी बिलीवर मैनेजर्स। B4 बी ये तो पहले ही कट गया था। वेल अभी देखो ये और ये अभी तक रेस में है, तो अभी भी फैसला नहीं हुआ है। अभिप्रेरक तत्व
और इसके बाद है अपेक्षा मल्टीप्लाई साध्यता मल्टीप्लाई मूल्यता। ये थ्योरी आपने बहुत कम पढ़ी होगी। ये है व्रूम की आशा या प्रत्याशा सिद्धांत। मैं 1 मिनट इसको बताना चाहूँगा। अभी फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हो, टीचर की बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या मोटिवेट करेगा या आप कब मोटिवेट होंगे? पहली बात तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो नतीजा बेटर आएगा। सबसे पहले तो आपको ये अपेक्षा होनी चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो उसका नतीजा आएगा। सेकंड, फिर आपको ये लगना चाहिए कि अगर वो नतीजा आया यानी मैंने मेहनत करी तो उससे मैं मेरिट में आ जाऊँगा तो उससे मुझे जॉब मिल जाएगी। और फिर अगर तीसरी चीज़ होती है कि अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो न सिर्फ मेरी ये वाली पीढ़ी, न सिर्फ मेरा ये वाला जीवन, और हो सकता है मेरे आगे आने वाले जो जनरेशन है उनका भी भला हो जाएगा। तो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट आप तभी होंगे जब ये तीनों बातें हों कि मैं पढ़ूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट फेवरेबल होगा तो मुझे स्कॉलरशिप या जॉब मिल जाएगी, एक तनख्वाह चालू हो जाएगी, और थर्ड फिर ये वो आकर्षण का केंद्र ये है कि मेरा जीवन उससे बेटर हो जाएगा, समाज में इज्जत मिलेगी। ये सब अगर आपको लगता है तो फिर आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होगे, नहीं तो क्यों ही कौन काली किताबों में माथा मारेगा। ये है व्रूम की आशा या प्रत्याशा सिद्धांत। इसके अलावा मोटिवेटिंग फैक्टर तो आप हजबर्ग को जब पढ़ेंगे, उसकी जब द्विघटक आरोग्य विचारधारा 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें एक होते हैं मेंटेनेंस फैक्टर और एक होते हैं मोटिवेटर्स। मेंटेनेंस फैक्टर आपको असंतुष्ट होने से रोकते हैं और मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर्स आपको सेटिस्फाई करते हैं। तो मोटिवेटर्स की जो बात होती है वो 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी में इसकी बात होती है। तो आपका C जाके 2 के साथ कनेक्ट हुआ है और आपका D जाके 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। तो मुझे ये D1 समझ आ गया और C2 समझ में आ गया, तो मुझे इसका D आंसर समझ में आ गया है। फिर भी आंसर लगाते समय भी मैं कहता हूँ आखिर में 1 सेकंड का पॉज लिया करो और तय किया करो कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन्होंने ऐप ले रखा है तो ऐप के अंदर तो ये अवेलेबल होता ही है। औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह के साथ एवं उनके माध्यम से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। तो किसी मैनेजमेंट के बंदे ने ये कहा है कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक आर्ट है। किस बात का? गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने का तरीका है। उनके साथ और उनसे, मतलब उनके साथ मिलके उनसे काम कराने का एक जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनसे काम कराने का आर्ट ही मैनेजमेंट है। ये बात किसने कही है? ये बात F.W. टेलर ने कही है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो गुरु कहलाते ही हैं, यानी साइंस तो इनके दिमाग में पहले ही थी, वो उन्होंने एक आर्ट वाली डेफिनेशन भी इसके साथ दी है कि लोगों से काम करवाना वाकई में मुश्किल काम होता है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि खुद काम कर देना आसान है, लोगों से काम करवाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक ख़ास तरह का आर्ट चाहिए। ये बात बहुत साल पहले F.W. टेलर कह के चले गए थे। खैर, इसके बाद देखें, नियंत्रण प्रक्रिया का कदम या चरण नहीं है। चूंकि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब मैंने चाहते तो प्लानिंग के 25, ऑर्गेनाइजिंग के 25 ऐसे क्वेश्चन बनाते, पर मैंने इतने नहीं बनाए हैं। मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे एक ही वीडियो के अंदर कोशिश की है हल्का फुल्का सब कवर करने की। तो जो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें प्रमापों का निर्धारण होता है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है, नहीं होता, वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन है, होता है, सुधारात्मक उपाय होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये कहाँ होता है? ये प्लानिंग वाले लेवल पे होता है। प्लानिंग लेवल पे डिसाइड कर दिया जाता है संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। और कंट्रोलिंग में क्या होता है? सबसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने हमारी सेल्स टीम के लिए सेट किया कि भाई हमारी 10 लाख रुपए की मंथली सेल होनी चाहिए। सपोज़ हमारी फैक्ट्री है तो 10 लाख की मंथली सेल होनी चाहिए, ये हमने उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया। फिर हमने 1 महीने के बाद देखा हमारी 9 लाख की सेल्स हो पाई, यानी हमने उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया। उसके बाद हमने देखा कि ये डिफरेंस जो रहा उसको अपन ने कहा वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस। और ये वेरिएंस फेवरेबल रहा
यानी हमारे पक्ष में रहा या एडवर्स रहा। अगर 10 लाख की जगह हम 9 लाख की सेल कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एडवर्स रहा, तो ये वेरिएशन या वेरिएंस एडवर्स रहा। उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, यानी इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। सुधार या तो हम अपनी सेल्स टीम को समझाएंगे, डांटेंगे, या जो भी हमें तरीका लगाना है वो लगाएंगे, या हमको लगेगा कि नहीं यार हमने कुछ बजट ही हमने या स्टैंडर्ड्स ही कुछ हाई सेट कर दिए थे, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को रीएडजस्ट करेंगे, तो वो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में ए, सी और डी शामिल था, पर बी कतई शामिल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको ये तो कुल मिला के KBC टाइप क्वेश्चन हो गया। आपको पहचानना है कि इन चारों में से सबसे पहले क्या होता है, प्रमोशन होता है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होता है, रिक्रूटमेंट होता है या ट्रेनिंग। तो देखिए सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट होगा, सबसे पहले बंदों की भर्ती होगी। ठीक है। उसके बाद उनका वैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, जो गिवन ऑप्शन है। भर्ती के बाद उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद पहले हम उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेंगे, ऐसे थोड़ा ना किसी का प्रमोशन कर देंगे, हम उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद अगर ठीक लगेगा तो प्रमोशन करेंगे, डिमोशन करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेनिंग पे काम करेंगे, या मतलब फर्दर जो कुछ होगा। तो 3 4 ये था सीक्वेंस, 3 4 2 1। 3 से शुरू करना है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। 3 4 2 1। एक बार फिर इसका आंसर डी है। होप आपको समझ में आ रहा है। ये है स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस, इसे आप देख लीजिए। सबसे पहले कितने लोग चाहिए, मैन पावर प्लानिंग की जाती है कि हमें कुल कितने लोग चाहिए। फिर भर्ती आयोजित की जाती है, जैसे RPSC या कोई भी आपकी जो PSC होती है वो भर्ती निकालती है, लोगों को भर्ती करती है। फिर उनका सिलेक्शन होता है, राइटिंग एग्ज़ाम इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। फिर उनको पोस्टिंग मिलती है, इसको प्लेसमेंट बोलते हैं। वहाँ पे ओरिएंटेशन एक तरह की ट्रेनिंग होती है, या ओरिएंटेशन मतलब आप जब किसी संस्था में आते हो तो पूरी संस्था से आपको उसके वर्क कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। हर साल आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। उसके बाद आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते हो, दिख रहा है बंदा चढ़ते हुए, प्रमोशन होगा या कैरियर प्लानिंग होगी। और अगर आपको भगा दिया गया है, छटाई हो गई है, तो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। या कई बार जो लोग अपना सर्विस टेन्योर पूरा कर चुके होते हैं, सुपर एन्युएशन एज ले चुके होते हैं, तो उनको फिर रिटायर किया जाता है, उनको कॉम्पनसेट किया जाता है। कई बार कम अच्छा काम करने वाले को छंटनी करके उनको हटा दिया जाता है, जो भी उनके साथ है सेटलमेंट कर दिया जाता है। इस तरह ये स्टाफिंग प्रोसेस चलता रहता है। स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, UP TGT, UP PGT, LT ग्रेड कॉमर्स, UK SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ़ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए, इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है क्या कहलाता है? द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज़ मेंबर्स हैव इन कॉमन इज़ नोन एज। जैसे आप किसी संस्था में गए है ना, तो आप वहाँ देखोगे वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, एथिक्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, टेक्निक्स क्या है, अप्रोच क्या है, आपस में रिलेशन कैसा है। तो आप कुल मिला के कल्चर देख रहे हो, आप संगठन की संस्कृति देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या आता है एक बार फिर देख लीजिए। आप जिस संस्था में जाते हो वहाँ पे वो वर्क प्लेस कैसा है, लोग मतलब लोग क्या है, यानी उठाई गिरे टाइप लोग हैं या हाई मॉरल वैल्यू रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, लीडरशिप कैसी है, लोग कैसे हैं, तकनीक पुरानी है नई है कैसी है, मोटिवेशन लेवल क्या है, किन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बताता है। नेक्स्ट, नियोजन क्या है? भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। किसने कहा है कि प्लानिंग इज़ अ केज बिल्ट टू होल्ड द फ्यूचर। यानी क्या भी कहते हैं ना कि अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो क्या कीजिए, भविष्य को खुद बनाइए। अपना फ्यूचर जानना चाहते हो तो फ्यूचर का निर्माण खुद करो, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में होता यह है कि जो आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए वो सब प्लानिंग में हो। और ये बात हमेशा सच है, केवल पढ़ने भर की बात नहीं है। हर चीज़ धरती पे 2 बार होती है, एक बार जो वास्तव में होती है, उससे पहले जब वो किसी के दिमाग में आती है। जब वो दिमाग में होती है तब वो सॉफ्ट कॉपी होती है जो किसी को नहीं दिखती, और जब फिर वो इम्प्लीमेंट होकर धरती पे आ जाती है तो वो हार्ड कॉपी की तरह होता है जो सबको दिखती है। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये बात एलन ने कही है। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्देशन जो है वो प्रशासन का हृदय है। ये जो आप सबसे पहला फंक्शन अपन ने प्लानिंग बात करी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग में भी आप देखोगे कि उसमें सुपरविज़न होता है, उसके अंदर लीडरशिप होती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होता है, और ये सब ही तो करना होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर को। एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? लोगों जो उसके अंडर हैं उनको सुपरवाइज़ करता है, उनको कम्युनिकेट करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि और इसीलिए जो डायरेक्शन है उसे एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट कहा है। ये बात मार्शल ई डिमोक ने कही है। वैसे परिभाषाओं का कोई ओर छोर नहीं है, लेकिन इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रशासन का हृदय किसे कहा जाता है? तो निर्देशन, जिसे अपन डायरेक्टिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे लीडिंग भी बोलते हैं, तो उसे ये बात मार्शल ई डिमोक ने कही थी कि डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लानिंग?
प्लानिंग में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। प्लानिंग में पॉलिसी तय की जाती है, बजट तय किया जाता है, प्रोग्राम तय किया जाता है, लेकिन डिविएशन किसको बोलते हैं? जो सोचा है और जो हुआ है उसके मध्य जो अंतर होता है उसको बोलते हैं डिविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस। लेकिन ये कंट्रोलिंग का एलिमेंट है, ये प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है। प्लानिंग में सबसे पहले संस्था का मिशन क्या है, संस्था क्यों है, संस्था क्या उद्देश्य हासिल करना चाहता है, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संस्था की नीति क्या होगी, संस्था का प्रोसीजर क्या होगा, किसी काम को करने का तरीका क्या होगा, किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कौन सा काम कब शुरू कब ख़त्म किया जाएगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए हमारी टैक्टिक्स क्या होगी, इसके अलावा रूल्स क्या होंगे। ये सब आपके प्लानिंग के कंपोनेंट होते हैं। डिविएशन इज़ नॉट वन ऑफ देम। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का घटक नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि जब आप डायरेक्टिंग वाला फंक्शन करते हैं तो आप अपने जो अंडर काम करते हैं उनको सुपरवाइज करते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको लीड करते हो। ये सब चीज़ें मिलके डायरेक्शन बनती है। तो सुपरविज़न शामिल है, लीडरशिप शामिल है, कम्युनिकेशन शामिल है, फॉरकास्टिंग शामिल नहीं है। फॉरकास्टिंग इनफैक्ट प्लानिंग के अंदर आता है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन हिंदी में समन्वय कहते हैं। समन्वय प्रबंध की आत्मा है या प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे जो मैनेजमेंट गुरु हुए हैं उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का काम नहीं मानना चाहिए। देखिए, हमें ये समझ में आ गया है कि मैनेजर अलग अलग कार्य परफॉर्म करते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा या म्यूज़िक पार्टी होती है तो वहाँ पे जो होते हैं बंदे वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। कोई बांसुरी प्ले करता है, कोई तबला प्ले करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई वायलिन बजाता है। लेकिन उन सब में कोऑर्डिनेशन होगा तो एक प्रॉपर सिम्फनी बनेगी, एक प्रॉपर म्यूज़िक बनेगा, वरना पता नहीं क्या का क्या ही बेसुरा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ये प्रबंध का सार है। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट द फंक्शन, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द प्योर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे फूलों का जो सार होता है वो इत्र होता है, उसी तरह मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस प्रॉपर हैं या नहीं तो वो कोऑर्डिनेशन दिख जाता है कि इनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंगूरी लता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे भी अनौपचारिक संगठन होता है या लोगों के बीच में अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को अपन अंगूरी लता बोलते हैं। जैसे आप अंगूर की लता देखोगे तो एक अंगूर ऊपर से निकल रहे होता है, फिर नीचे फैलता जाता है वो, ठीक है। तो अंगूर का गुच्छा देख लो आप, है ना, उससे आप समझ जाओगे कि शुरू कहाँ से हुआ, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह का अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ग्रेप वाइन वर्ड का यूज़ किया जाता है। वैसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ एन इनफॉर्मल अनऑफिशियल वे ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप में कोई आपको सूचना या समाचार पहुंचाना है लेकिन उसका अनौपचारिक तरीका। इससे क्या होगा? इससे बहुत तेज़ी से सूचना पहुंच जाती है, लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि ए से बी को पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास आते आते सूचना को तोड़ा मरोड़ा जाता है या हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर देता है। चावल के दाने का पता नहीं क्या खिचड़ी बन जाता है। और कैन एनकरेज द स्प्रेड ऑफ, इससे अफवाह फैलने का या गलत इन्फॉर्मेशन जाने का भी ख्याल होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी संस्था में काम करता हूँ और वहाँ एकदम से कोई लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि सर का तो ट्रांसफ़र होने वाला है, नया प्रिंसिपल आने वाला है, आज तो कलेक्टर विज़िट करने वाला है, मतलब कुछ भी कोई लिखित में नहीं आया, अब आपस में इसे गॉसिपिंग कह लीजिए, तो बहुत तेज़ी से फैलता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अंगूरी लता संचार इसको कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिसिप्लिन इज़ इन, तो मैंने जैसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन तरीके होते हैं: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है ना। इसमें एक रेखा चलती है
ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर एक टॉप पे अधिकारी होता है, उसके नीचे एक अधिकारी होता है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो उसमें मैक्सिमम डिसिप्लिन रहता है, हर बंदे को पता होता है कि उसे किससे इंस्ट्रक्शन लेने हैं, किसको रिपोर्ट करना है, किससे रिपोर्ट लेनी है, ये पहले से ही तय होता है। कोई मिसकम्युनिकेशन का चांस ही नहीं होता। ऐसा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, रेखा संगठन बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, रेखा संगठन के क्या फ़ायदे हैं? ये एक सिंपल है, ये सबसे पुराना तरीका भी है। इसमें अधिकारी तय होता है, दायित्व तय होते हैं, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाता है, डिसीजन मेकिंग आराम से हो पाती है, इससे आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, प्रभावी होता है, सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं, इजी लोकेशन ऑफ मतलब जिम्मेदारी तय करने में भी आसानी होती है। हालांकि केवल इसके एडवांटेज नहीं है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन अभी मैंने इसको मेन ये बताना चाहता था कि सर्वाधिक अनुशासन रेखा संगठन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा और निखिल एक ही शैक्षिक योग्यता वाले कंपनी में टाइपिस्ट हैं। दोनों की मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक जैसी है और दोनों ही समान काम करते हैं। जैसे दोनों ही मान लो 8-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि नेहा को 12,000 रुपये महीना मिल रहा है और निखिल को 15,000 रुपये महीना मिल रहा है। तो इस मामले में प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है? तो हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए थे उसमें एक था समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत ये था कि अगर मैनेजर को ट्रस्ट जीतना है, रिस्पेक्ट लेनी है, तो उसे कर्मचारियों में भेद नहीं करना चाहिए एज के आधार पे, सेक्स के आधार पे कि मेल है कि फीमेल है, आयु में छोटा है या बड़ा है, किस बैकग्राउंड से आता है, किस जाति से आता है, किस कलर का है, किस धर्म उपासना को मानता है, उसके आधार पे उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक जैसा है, दोनों के वर्किंग आवर्स सेम है, तो फिर आपने तनख्वाह अलग अलग क्यों कर रखी है? तो आप कहीं ना कहीं समता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो, ये इस मामले में हो रहा है। द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड इक्विटी इफ़ डिवोशन इज़ एक्सेप्टेड। यानी अगर आप चाहते हो कि कर्मचारी संस्था के प्रति समर्पण दिखाए, तो फिर आपको उसके साथ दयालुता और समता का व्यवहार करना होगा। इट इम्प्लाइज दैट मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शल वाई डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। अपने अधीनस्थों के साथ काम करते समय उसे सही व्यवहार करना चाहिए और उसे गैर पक्षपाती होना चाहिए। दे शुड गिव सिमिलर ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन। अगर एक जैसी पोजीशन पे है तो एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए आयु, जाति, लिंग, रिलीजन, रिलेशन एट्सेट्रा किसी आधार पे। ये कौन कह रहा है? ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कह रहा है और ये फेयोल का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू नियंत्रण विस्तार। बेसिकली नियंत्रण विस्तार ये बताता है कि एक अधिकारी कितने अधीनस्थों का डायरेक्ट सुपरविज़न कर सकता है या एक अधिकारी के अंडर में कितने अधीनस्थ होने चाहिए, इसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जैसे इस चित्र में मार्केटिंग मैनेजर के अंडर मार्केटिंग असिस्टेंट है जो सीधा उससे बात कर सकता है, मार्केट रिसर्चर है इसके अंडर में, टेली सेल्स सुपरवाइज़र है और कस्टमर केयर असिस्टेंट है। तो यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसके नीचे और भी होंगे, तो इससे फिर संबंधों की संख्या बनेगी। उसके लिए ग्रेकुनाज ने एक सूत्र दिया है, बट बेसिकली क्वेश्चन ये है कि नियंत्रण का विस्तार संबंधित है प्रबंधन के नियंत्रण क्रिया से, संस्था के विस्तार से, संगठन की प्रक्रिया से। बिल्कुल, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ही अपन ये तय करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की तय करते हैं कि किसके अंडर में कितने लोग होंगे, क्या होंगे, कौन होंगे, क्या काम करेंगे। तो बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। हालांकि इसमें कंट्रोल वर्ड आता है तो कोई बंदा कंट्रोलिंग सोच सकता है, पर नहीं, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर सी है, ठीक है। नियंत्रण के विस्तार का अर्थ है अधीनस्थों की वह संख्या जिन्हें उच्च अधिकारी प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके, जिन्हें वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन टू कंट्रोल स्टेट्स दैट। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस,
ओके, बेसिकली होता क्या है, देखिए देखिए मैनेजमेंट के पास बहुत कम समय होता है, वो बहुत बिजी होते हैं। तो बात सार ये है कि उनको डे टू डे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शुरू से बात ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट हैं उनको जो छोटे छोटे कार्य हैं या रूटीन वर्क हैं उनको डेलीगेट करना चाहिए। फिर उसके बाद जिनको डेलीगेट किया है उनको ही हैंडल करने देना चाहिए। जब तक बहुत बड़ा लफड़ा ना हो तब तक मैनेजमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी मैनेजमेंट को एक्सेप्शनली इंटरफेयर करना चाहिए, कभी कभार ही इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, सिंपल। ठीक है, रोडीज देखते हो ना, तो अगर उसमें मान लो जो रणविजय है जो चलाता है प्रोग्राम को, तो वो जनरली कुछ बीच में दखल अंदाजी नहीं करता है, वो प्लेयर्स को खेलने देता है, गैंग लीडर्स को खेलने देता है। लेकिन जब बात बहुत बिगड़ जाती है तो वो इंटरवीन करता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, कभी कभार। ठीक है, तो इसी तरह से, या यूँ समझ लीजिए पॉलिटिक्स में समझे तो हर मंत्री अपना मंत्रालय संभालता है। जब तक कोई कांड ना हो जाए तब तक सीएम पीएम राज्यपाल इन्वॉल्व नहीं होते। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। तो ये कहना कि हर चीज़ बिना अपवाद के जांच करनी चाहिए, नहीं, इसका अपवाद के सिद्धांत का मतलब ये नहीं होता। सुधारात्मक कार्यवाही बिना अपवाद के करनी चाहिए, ये भी इसका मतलब नहीं है। केवल आपातकाल में ही अपवादों को स्वीकार करना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। अपना ध्यान केवल अपवादों पर ही केंद्रित करना चाहिए, ये इसका मतलब है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे डे टू डे के कामों में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, उसे केवल और केवल क्रिटिकल कार्यों में क्रिटिकल कार्यों में ही होने पर ही फोकस करना चाहिए। उसे रूटीन टास्क डेलीगेट करना चाहिए, उसे क्लियर स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए, लिमिट्स सीमाएं तय कर देने चाहिए, जिनको उसने पावर दी है उनको एम्पावर करना चाहिए, उनके जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2। डॉक्टर विलियम आउची, इन्होंने जेड थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कैसे जापानी प्रबंधन के सिद्धांतों को अमेरिकी कंपनियों पर लागू किया जा सकता है, और एक्स वाई के बाद उन्होंने जेड थ्योरी दी थी डॉक्टर विलियम ओची ने। इसके बाद डगलस मैकग्रेगर ने एक्स वाई थ्योरी दी थी, तो ये यहाँ रहा। उसके बाद आपके फ्रेडरिक हजबर्ग ने हाइजीन 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी दी थी, और अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। तो मेरा ए जाके थर्ड से मैच हो गया, ये और ये 2 ऑप्शन है, ये 2 कट चुके हैं। कम से कम एक क्वेश्चन को मैं एग्ज़ाम में तो सॉल्व करता। बी मेरा 1 के साथ जाके कनेक्ट हो गया है, बी 1 के साथ कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ बैठ गया है, बस आंसर आ चुका है। ए आंसर मैं देने लग रहा हूँ, जी हाँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ये एक्स वाई जेड थ्योरी है, और इसमें जेड थ्योरी में एक और बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं बल्कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। और एक बहुत अच्छी लाइन इसकी शानदार है, होल इज़ बेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। जनरली सोचते हैं, कोई आदमी सोचता होगा 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट, लेकिन आप पार्ट के बजाय आप एज अ होल सोचो, तो होल जो होता है, जब यानी आप पूरे संगठन को एक साथ लेके चलते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन में विश्वास करते हो, तो आपकी कंपनी भी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। जेड थ्योरी इस पे थी। वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। 31 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। हाय, मैं हूँ सीए विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। लास्ट टाइम पे केवल पढ़ाई करना इनफ नहीं होता, आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो है प्रैक्टिस नहीं करना। इसलिए कॉमर्स पॉइंट ने डिज़ाइन किए हैं 50 सैम्पल पेपर्स। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। साथ ही साथ पहले 10 पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये सारे क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं। आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप किसी पर भी इसको व्यू कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहते हैं।
टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आज हम मार्केटिंग के एमसीक्यू कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए, या अगर आप किसी यूपी टीजीटी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी के लिए। सो फर्स्ट इज मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम्स एट। कहता है मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसका मकसद है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्शन करना या प्रॉफिट कमाना। देखिए, विपणन का जो मूल उद्देश्य होता है, मार्केटिंग का जो मूल उद्देश्य होता है, वो होता है ग्राहकों की ज़रूरतों को या उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। ये बात ज़रूर है कि हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, सेल्स भी करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी उस दौरान हम कमाएंगे, लेकिन प्राइमरीली मुख्य तौर पे जो मार्केटिंग शुरू होती है वो कस्टमर, सबसे पहले हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी नीड को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसको कैटर करते हैं, पूरा करते हैं। तो मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा इन क्वेश्चनों को आप खुद से लगाया कीजिए। जैसे आप क्वेश्चन आया स्क्रीन पे तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए, खुद ही कीजिए। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग आर। मार्केटिंग के 4 P क्या हैं? पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है। पहला ही सही है। सेकंड में क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग तो मैनेजमेंट की तरफ आता है। जो मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, आजकल तो 7 P's भी होने लग गए, लेकिन जो 4 P's होते हैं वो ये है कि हम सबसे पहले तय करेंगे कि हम क्या बेचेंगे, हम क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस बेचेंगे, पहले ये तय होता है। फिर ये तय होता है कि हम उसे किस प्राइस पे बेचेंगे, कम प्राइस रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, डिस्काउंट देंगे, नहीं देंगे। प्लेस, हम उसे कहाँ पे बेचेंगे, होलसेल मार्केट में बेचेंगे, रिटेल मार्केट में बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे। प्रमोशन, हम कस्टमर्स को बताएंगे कैसे, हम कैसे एडवर्टाइज करेंगे, कैसे पब्लिसिटी करेंगे, तो हम उस प्रोडक्ट को लोगों की जानकारी में कैसे लाएंगे। ये जब चारों चीज़ें तय हो जाती हैं तो ये कहलाते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ए इसका आंसर था। इसको अच्छे से देख लीजिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसकी PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर बाय द वे आपको नहीं मिल पा रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है लगातार स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। विपणन शब्द का संबंध किससे है? नव उत्पाद संकल्पना और सुधार से है, विज्ञापन एवं उन्नति संबंधी गतिविधियों से है, ग्राहक मूल्य और संतुष्टि को महत्व देने वाले दर्शन से है, या बिक्री अभियान की योजना है। देखिए, अभी मार्केटिंग वर्ड के अपन ने मार्केटिंग मिक्स देखी थी, उसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में भी बात की, उसमें हमने प्रमोशन के बारे में भी बात की। ठीक है, सेल्स कैंपेन भी चलाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली विपणन का जो मतलब है उसका संबंध है कस्टमर्स को वैल्यू देने से, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने से। हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं इस पे, या ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन है जो एम्फेसाइज करता है कस्टमर को वैल्यू देने में, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में। तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। समाज को जीवन स्तर प्रदान करना विपणन है। तो ये एक परिभाषा है, ये किन्होंने दी थी? फिलिप कोटलर ने, जो मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, पॉल मजूर ने, विलियम जे स्टैंटन ने, या हैंसन ने। तो ये परिभाषा पॉल मजूर ने दी है कि पॉल मजूर के शब्दों में कहते हैं, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। मार्केटिंग लोगों को जीवन स्तर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ग्राहक जो ज़्यादा खरीदता है, कम शिकायत करता है, सकारात्मक बातें फैलाता है, बड़ा ग्राहक आधार सुनिश्चित करता है, व्यवसाय को दोहराता है, ऐसा कस्टमर डेफिनेटली कहलाएगा डिलाइटेड कस्टमर, यानी वो हमसे बहुत खुश है। देखिए, एक होता है सेटिस्फाइड कस्टमर, आपने उसको चीज़ दी, वो उस चीज़ से संतुष्ट हुआ, उसको लगा उसे वैल्यू फॉर मनी मिला। लेकिन जिस ग्राहक को लगता है ना कि उसने जो कीमत दी है उससे ज़्यादा उसको वैल्यू डिलीवर की है, ठीक है, वो बड़ा खुश है हमारे प्रोडक्ट को पाके, वो बहुत खुश हो गया है, वो फिर क्या करता है, हमारे पास बार बार आता है, हमारा एक तरह से वो एडवोकेट हो जाता है। ठीक है ना, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को फ्री में प्रचार करता है कि यार इनसे खरीदो, इनका प्रोडक्ट बहुत शानदार है। तो वो कस्टमर डिलाइटेड कस्टमर होता है, वो हमसे ज़्यादा माल खरीदेगा, बार बार धंधा हमारे साथ करेगा, हमारे से शिकायत भी करेगा तो बहुत कम करेगा, या हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगा, हमारे बारे में पॉजिटिव बातें फैलाएगा, और हमारा बड़ा कस्टमर बेस या बड़ा मार्केट शेयर सुनिश्चित करेगा। ऐसा कस्टमर हमारा डिलाइटेड कस्टमर होता है, ठीक है, जो हमसे बड़ा खुश है।
अगला है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग वाज डेवलप्ड बाय। अभी हमने थोड़ी देर पहले 4 P's के बारे में बात की कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हम प्राइस क्या रखेंगे, हम कहाँ पे और कैसे बेचेंगे और हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे। ये 4P वाली थ्योरी कहें या मार्केटिंग मिक्स का, ये दी किन्होंने थी? फिलिप कोटलर ने, पीटर एफ ड्रकर ने, ई जेरोम मैकार्थी ने, विलियम जे स्टैंटन ने। ये दी थी ई जेरोम मैकार्थी ने। तो आपको ये नाम अच्छे से याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विपणन के अंतर्गत डैश डैश का अध्ययन किया जाता है। जब आप मार्केटिंग पढ़ते हैं तो आप किसे स्टडी करते हैं? उपभोक्ताओं के क्रय संबंधी व्यवहार का अध्ययन करते हैं, विक्रय प्रबंध का अध्ययन करते हैं, उपभोक्ताओं की संतुष्टि का अध्ययन करते हैं, उपयुक्त सभी का। जी हाँ, आप सभी का स्टडी करते हैं। यानी जब आप मार्केटिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि आप उसके उस डिसीजन प्रोसेस को समझते हैं कि वो किसी चीज़ को खरीदने का निर्णय करता है तो उस निर्णय पर वो पहुँचता कैसे है, वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो कौन से सोसाइटल प्रेशर्स हैं, वो कौन से पर्सनल फैक्टर्स हैं जिनसे प्रभावित होकर वो बाइंग का डिसीज़न करता है। तो सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं। उसके बाद अब हम सेल मैनेजमेंट समझते हैं कि भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल्समैन कौन होंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, यानी हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं। सेल आफ्टर सर्विस क्या होगी, सर्विस आफ्टर सेल्स क्या होगी। और इसके अलावा डेफिनेटली हम कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन पे तो ध्यान रखते ही हैं। तो सी तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, बट ऑब्वियस है ही, और लेकिन हम इन दोनों का भी स्टडी करते हैं तो इसका उपरोक्त सभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है किसी वस्तु को पैदा करने से लेके उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने, उससे उपभोक्ता को सेटिस्फाई करने, उसका फीडबैक प्राप्त करने, नए ग्राहकों का सृजन करने की समस्त गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम फिर सेल्स मैनेजमेंट के थ्रू फ्यूचर में भी फोरकास्ट करते हैं कि अब हम आगे और कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये सारे विपणन के अंतर्गत शामिल हैं। अगला है हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? इतनी भारी बात कि हमारे प्रेमाइसेस पे द कस्टमर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रेमाइसेस। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बात महात्मा गांधी ने की है। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का बिजनेस से न लेना न देना, लेकिन ये बात बहुत बड़े आराम से कोई भी समझ सकता है कि हमारे प्रेमाइसेस पे आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट विजिटर हमारा कस्टमर होता है। कस्टमर है तो हम हैं, कस्टमर नहीं है तो हम कुछ नहीं है। इसलिए धंधा अगर चाहिए तो कस्टमर ही सब कुछ है, ठीक है। वो सबसे, और ये बात महात्मा गांधी ने कही है, ना फिलिप कोटलर ने, न धीरू भाई अंबानी ने, न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज मोस्ट एक्सपेंसिव। जब आप मार्केटिंग रिसर्च करने जाते हैं तो कौन सी अवस्था सर्वाधिक खर्चीली होती है? आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, शोध की योजना तैयार करना, रिपोर्ट लिखना। अगर अपन सीक्वेंस बनाएं तो सबसे पहले अपन प्लानिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद अपन डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट निकल के आती है वो आती है। लेकिन इन्होंने हमसे सीक्वेंस नहीं पूछा था, इसने बोला था सबसे इनमें से महंगा प्रोसेस कौन सा है। तो डेटा कलेक्शन में बहुत सारा मैन पावर लगता है, लोग लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे प्रयास लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है। तो ये अवस्था सर्वाधिक खर्चीली होती है, डेटा का कलेक्शन करना। प्लानिंग आप बैठ के बना सकते हो, एनालिसिस आप टूल्स की मदद से आराम से कर सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग भी मेहनत का काम नहीं है। लेकिन बाज़ार में उतर के एक पोटेंशियल कस्टमर के पास जा के रिसर्च करना, उनसे डेटा लेना, उनसे चीज़ें निकलवाना, ये सबसे महंगा और खर्चीला होता है। सिंस इट इन्वॉल्व्स सर्वे, इंटरव्यू, फील्ड रिसर्च एंड अदर डेटा गैदरिंग मेथड्स विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम, मैन पावर एंड द रिसोर्सेज, दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज। अगला क्वेश्चन कहता है मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिनिमम कॉस्ट, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कहता है विपणन का महत्व क्यों है? विपणन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे हम प्रोडक्ट को न्यूनतम लागत पर लोगों को पहुंचा पाते हैं, ठीक है। इससे हम अपनी सोसाइटी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाते हैं, उनकी नीड्स वगैरह को हम सेटिस्फाई करते हैं। मार्केटिंग के थ्रू ही हम उनको नई नई वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, उनकी नीड्स को समझ के हम उनके लिए नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो मार्केटिंग का ये सब में महत्व है, मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उपरोक्त सभी, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन कहता है अंडर विच फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम। विपणन के किस दर्शन के तहत उत्पादन की लागत को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। अब आगे आने वाले जो 5 क्वेश्चन हैं वो पांचों क्वेश्चन मार्केटिंग की फिलॉसफी पे हैं, आप बात को समझिएगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा 11वां क्वेश्चन चल रहा है। ओके, देखिए बात क्या है कि पहले एक ज़माने में, या मैं आपको अगली स्लाइड से बता देता हूँ, ठीक है, आप समझ पाएंगे। मार्केटिंग की टोटल 5 फिलॉसफीज़ होती हैं। सबसे पहले जो फिलॉसफी आई, क्योंकि फिर मैं पांचों क्वेश्चन लगातार करूँगा, सबसे पहले फिलॉसफी चली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलॉसफी। ये कहती है आप एफिशिएंसी पे ध्यान दो, बड़ा उत्पादन करो, सस्ते में लोगों को चीज़ बनाओ, यानी इनका जो मेन ध्यान था वो था प्रोडक्शन पे। फिर बाद में आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये एक तरह से क्वालिटी कॉन्सेप्ट है कि आप ना प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दो, यानी ये जहाँ क्वांटिटी पे ध्यान देता था तो ये क्वालिटी पे ध्यान देता था कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दो, अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। फिर उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने कहा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आप बेचना चाहोगे सब बिकेगा, आप तो बस लगातार आक्रामक विज्ञापन करो, जो बेचना चाहोगे सब बिकेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, बोला नहीं, कुछ भी आप बेचना चाहोगे तो वो नहीं बिकेगा, वो बिकेगा जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। और फिर पांचवा उसका अपग्रेडेड वर्जन आया, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। उसने कहा कि ठीक है, कस्टमर की नीड्स को तो हमें सेटिस्फाई करना ही है, लेकिन हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, समाज का भी ध्यान रखना है, हमें लॉन्ग टर्म तक चलना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इस तरह की सोच आई। अब अपन वापस आते हैं क्वेश्चन पे। किस फिलॉसफी में माना जाता है कि आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमम कीजिए? आपका फोकस किस पे है? प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने पे। तो ये आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ये आपकी उत्पादन अवधारणा है। इसका आंसर ए रहेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कहता है विपणन की कौन सी अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि बेहतर उत्पाद खुद अपने आप को बेचते हैं, बेहतर उत्पाद अपने आप बिक जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं इन बातों में क्या है, क्वालिटी पे ध्यान दिया है कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो अपने आप बिक जाएगा। आपको क्वांटिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, तो प्रोडक्ट पे जोर है। तो ये आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपकी उत्पाद अवधारणा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट्स आर नॉट परचेज बट सोल्ड। किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उत्पाद खरीदे नहीं जाते बल्कि बेचे जाते हैं। उनका ये मानना था कि देखो आपने फैक्ट्री में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर लिया, बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? तो मतलब आपको लोगों तक चीज़ को पहुंचाना पड़ेगा, बार बार चिल्लाना पड़ेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको पहले कस्टमर तक उस चीज़ को पहुंचाना पड़ेगा और आप बार बार विज्ञापन करके उनके मन में रिपीटेशन कर करके आप उनके प्रति विश्वास जगा सकते हो। तो ये होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें माल के बेचने पे जोर दिया जाता है। वो ये मानते हैं कि कोई नहीं खरीदता, हमें बेचना होता है, हमें पुश करना आना चाहिए। चलिए उसके बाद एक और थ्योरी देखते हैं। द कस्टमर फोकस्ड फिलॉसफी इज नोन एज द वेल, जिसमें हम जिस अवधारणा में, देखो अभी तक अपन ध्यान दे रहे थे किस पे, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट पे, सेल्स पे, लेकिन जिसमें सेंटर में कस्टमर को रखा जाता है कि भाई एंड ऑफ द डे तो अपन चीज़ कस्टमर के लिए बना रहे हैं ना, हम उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को, उसकी डिज़ायर्स को, उसके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो अप्रोच होती है ये होती है मार्केटिंग फ़िलॉसफी। मार्केटिंग फ़िलॉसफी में हमारे सेंटर में कस्टमर होता है, हम कस्टमर पे ध्यान देते हैं। वेल इसके बाद देखते हैं मैच द वेरियस मार्केटिंग फिलॉसफी इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव अप्रोच इन कॉलम 2। अभी जो आपने पढ़ा है उसी का एक मिक्स क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। उत्पादन अवधारणा क्या मानती है? बिक्री की मात्रा के माध्यम से लाभ, सामने देखिए, उत्पादन की मात्रा के माध्यम से लाभ, उत्पाद की गुणवत्ता के माध्यम से लाभ। तो जो उत्पादन अवधारणा होती है वो क्वांटिटी के साथ चलती है कि ज़्यादा बनाओ, सस्ता बनाओ, बल्क में बनाओ, इस पे चलती है। उत्पाद अवधारणा चलती है गुणवत्ता पे, क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी पे ध्यान दो, अपने आप बिकेगा, बस क्वालिटी पे ध्यान दो। बिक्री अवधारणा कहती है नहीं, आप तो बस बेचो, बेचने पे ध्यान दो, अपने आप बिकेगा। तो अभी मेरा कनेक्शन बैठा है ए के साथ सेकंड का, बी के साथ थर्ड का और सी के साथ 1 का। तो ए के साथ 2, वेल ये वाला क्वेश्चन है। ए के साथ 2, बी के साथ 3, यस,
और सी के साथ 1। यस, वैसे तो मेरे को तीनों करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर एक ही कर लिया था तो भी मेरा सॉल्व हो गया था। तो ये इस तरह की अप्रोच है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है विपणन की वह अवधारणा जिसमें संगठन का कार्य उपभोक्ताओं की इच्छित संतुष्टि और समाज की भलाई के लिए लक्ष्य बाजार की रुचि, मांग और आवश्यकताओं का निर्धारण करना है, कहलाती है। देखिए, आप समझिए, ये पूछ रहा है विपणन की वो कौन सी अवधारणा है जिसमें माना जाता है कि संस्था का कार्य ये है कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं की संतुष्टि की जाए, ये तो है ही है, प्लस समाज की भलाई की जाए। तो बस अब यहीं से आप बात समझ लीजिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक पूरे मार्केट में तो आप जाओगे नहीं, आपका एक टारगेट मार्केट होगा, टारगेट मार्केट में एक टारगेट ऑडियंस होगा, उस टारगेट ऑडियंस की आप वांट्स और डिज़ायर्स को पूरा करोगे। मकसद क्या है, आप उनकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करो, लेकिन साथ ही साथ समाज की भलाई भी करो। तो जब आप समाज वर्ड आ जाता है ना, तो ये आपका 5वीं फिलॉसफी होती है, सोसाइटल फिलॉसफी या सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका आंसर ए रहने वाला है। निम्नांकित में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, पैकेजिंग नहीं होता, ठीक है। तो जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं उसके अंदर पैकेजिंग वर्ड शामिल नहीं है, पी है उसके अंदर। आजकल मैंने कहा जैसे 7 P's भी होने लग गए हैं, लेकिन उन 7 P's में भी पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, 4 के अलावा 3 और हैं, लेकिन उसमें भी पैकेजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये 4 P's हैं, ये 7 P's हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग इनमें से क्या नहीं करता? परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट। तो देखिए, मार्केट प्लानिंग की जाती है कि हम अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे, मार्केट से इन्फॉर्मेशन भी गैदर किए जाते हैं, और प्रोडक्ट जब हम पहला तत्व पढ़ते हैं तो हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। लेकिन परचेज एंड प्रोडक्शन करना ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, लेकिन उनके बाकी का सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ये सब काम हैं, लेकिन परचेज और प्रोडक्शन करना ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है टू ब्रिंग राइज इन सेल विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर शॉर्ट पीरियड फर्म यूजेस। ये जब आप प्रमोशनल टेक्निक्स पढ़ेंगे, प्रमोशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें 5 मेथड होते हैं, ठीक है। जो हमारा डिटेल्ड कोर्स है उसमें अपन ने डिटेल से बात भी की है। अभी आप समझिए कि विज्ञापन पहला है, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। अगर आप शॉर्ट टर्म में अपनी सेल्स को बूस्ट करना चाहते हो, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो आप सेल प्रमोशन तकनीकें अपनाओगे। बिक्री संवर्धन, इसका नाम ही देखिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टाइम में जो आप एफर्ट करेंगे वो है सेल प्रमोशन। कैसे? उसमें आप भोगो स्कीम ले आएंगे कि सर भोगो क्या होता है, बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। आप कूपन ले आएंगे, वाउचर ले आएंगे, डिस्काउंट्स ले आएंगे, बिग बिलियन सेल, ऐसी कुछ सेल ले आएंगे, ब्लैक फ्राइडे सेल, कुछ भी इस तरह का अच्छा सा आप लेके आ जाएंगे, तो वो आपकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है जो शॉर्ट टर्म में आपकी सेल्स को बढ़ा देती हैं। जैसे हम ही हैं, होली पे कोई लेके आ जाते हैं, त्यौहार पे कोई डिस्काउंट ऑफ़र की, आज इतनी % की स्पेशल छूट मिलेगी, लिमिटेड पीरियड सेल ऑफ़र, तो वो सब सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसीजन रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड। जब आप प्रोडक्ट की सेल्स से संबंधित डिसीजन लेते हो तो वो क्या है? प्रोडक्ट मिक्स नहीं। प्रोडक्ट मिक्स में तो आप प्रोडक्ट के फीचर्स तय करते हो। प्राइस मिक्स में आप उसे कैसे बेचोगे ये तय करते हो। प्लेस मिक्स में आप उसे कहाँ बेचोगे और किन माध्यमों से बेचोगे, होलसेल, रिटेलर, फ्रेंचाइजी, किन माध्यमों से बेचोगे वो होता है। जब आप प्रोडक्ट के सेल पे ध्यान देते हो तो वो होता है प्रमोशन मिक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल रिलेटेड टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन। वेल, ये कुछ शब्द हैं, आपको इनमें सही सीक्वेंस बताना है। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेज। आप सारे पढ़ लीजिए स्क्रीन पॉज करके। ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट से जनता को, ग्राहकों को अवेयर कराते हो। एक आपने सुना होगा एडा मॉडल।
जिसमें ए से होता है अवेयरनेस या अटेंशन। सबसे पहले आप लोगों का ध्यान खींचते हो, फिर आप उनमें इंटरेस्ट जगाते हो, फिर उनकी इच्छा उत्पन्न करते हो, और फिर एंड में उनको लगभग आप खरीदने पे मजबूर कर देते हो। तो हम भी सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हैं, फिर वो उसको प्रायोरिटी देने पड़ते हैं, फिर वो कन्विंस जब हो जाते हैं तो वो परचेज़ करते हैं। एक बार के लिए जियो का एग्जांपल लीजिए। जियो जब बाज़ार में आया था तो पहले सबसे पहले उन्होंने घोषणा की, हाँ भाई अब हम भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। उन्होंने फिर उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी, लोग उसे पसंद करने लग गए, इतना पसंद करने लग गए, उन्होंने रेट वगैरह इस तरह रखे कि सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ों पे उसको प्रायोरिटाइज़ करने लगे कि नहीं जियो का ही हमें सिम चाहिए। जब वो कन्विंस हो गए फिर उन्होंने परचेज़ करने लग गए। तो ये एक जनरल सीक्वेंस होता है, पहले जागरूकता, फिर ज्ञान या जानकारी, फिर उनको पसंद आता है, फिर वो अन्य प्रोडक्ट पर उसको वरीयता देने लग जाते हैं, उनके बारे में वो श्योर हो जाते हैं, फिर वो खरीदी करते हैं। तो खरीद सबसे लास्ट है, सबसे पहले अवेयरनेस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मास मार्केटिंग? जन विपणन क्या है? जन विपणन क्या होता है कि जब अपन एक ही प्रोडक्ट को एक बड़े ग्राहक समूह के सामने पेश करते हैं। जैसे अगर आपने कभी पेप्सी का या कोका कोला का ऐड देखा होगा, या जितने भी ये FMCG गुड्स होते हैं, ठीक है, वो सभी एज ग्रुप के लिए, सभी तरह की लोगों के लिए वो होते हैं। तो उनकी मास मार्केटिंग की जाती है। अखबार में विज्ञापन दिया जाएगा, टीवी पे विज्ञापन दिया जाएगा, सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया जाएगा। FMCG गुड्स के मामले में मास मार्केटिंग की जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। आप उसमें एक ही प्रोडक्ट बहुत सभी तरह के कंज्यूमर्स को आप वही प्रोडक्ट पिच करते हो, उनके तरफ थ्रो करते हो, उनको उनके बारे में जानकारी देते हो। इसमें आप ये जो लिखा है ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स नहीं देते। आप समझो एक बड़े कंज्यूमर ग्रुप को एक ही चीज़ ऑफर करते हो। वो मान लीजिए कोई अंकल चिप्स हो सकती है, वो कोई ठंडे का बॉटल हो सकता है, कोई बिस्लेरी हो सकता है, जिसमें आप एक बड़े ग्रुप को टारगेट करते हो। कॉमनली यूज्ड फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक सोप, सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन और हैं। अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज बाय reorganizing differences in the response characteristics of various parts of market is known as। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बाजार के विभिन्न भागों के प्रतिभाओं की विशेषताओं के अंतर को पुनर्गठित करके सीमित विपणन साधनों के द्वारा अधिकतम बाजार प्रतिभाओं को प्राप्त करने की प्रविधि को जाना जाता है। पहले आप समझिए चाह क्या रहे हैं। पहली बात तो अपन है ना लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्स खर्च करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपन मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स चाहते हैं, और उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसके लिए अपन बाज़ार को विभिन्न भागों में बांट रहे हैं। अब यहाँ से आ जाओ, इस शब्द पे आ जाओ। ये एक बड़ा मार्केट है, आपने इसको 3 भागों में बांट दिया। सपोज करो लो इनकम ग्रुप LIG, मीडियम इनकम ग्रुप और HIG। आपने क्या किया, अपने बाज़ार को मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3 बाज़ारों में तोड़ दिया, ठीक है। अगर आप एक कॉलोनी डेवलपर हैं तो इनको टारगेट करने के लिए आप एक सस्ती वाली कॉलोनियाँ निकालोगे, और अगर आप HIG को निकाल रहे हो तो इनके लिए आप एक बड़ी कोठियाँ, बड़े विला, इस तरह का निकालोगे। मीडियम इनकम ग्रुप के लिए आप 2 BHK 3 BHK के मकान निकालोगे। LIG के लिए आप अफोर्डेबल मकान निकालोगे। तो आपने क्या किया, बाज़ार को टुकड़ों में तोड़ दिया। या सपोज़ करो आप मारुति कंपनी है और आपने क्या किया, अपने जो लो और मिडिल इनकम ग्रुप है उनके लिए सस्ती बजट वाली कार निकाल दी, और जो आपका महंगा वाला कस्टमर है, प्रीमियम कस्टमर है, उसके लिए प्रीमियम फीचर वाली कार निकाल दी। तो आपने क्या किया, मार्केट का सेगमेंटेशन कर दिया, बाज़ार का विभाजन कर दिया, विभिन्न भाग है ना, विभक्तिकरण कर दिया, खंडीकरण कर दिया, खंड खंड कर दिया, यानी आपने बाज़ार को टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये होता है बाज़ार सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। वेल आखिरी क्वेश्चन बहुत लड्डू है आपके लिए। कस्टमर इज़ द डैश डैश ऑफ द मार्केट। कस्टमर होता है राजा, नौकर, सहानुभूतिकर्ता या गुलाम। कस्टमर बाज़ार का राजा होता है। धंधे में एक ही चीज़ सही है और वो है कस्टमर। कस्टमर ने जो कहा वो सही है। कस्टमर है तो डिमांड है, डिमांड है तो सेल है, सेल है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो हम हैं। यानी अगर कस्टमर हटा लो तो कुछ ही नहीं है। आप सुखी देखो ना, अगर किसी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है तो उसका क्या हाल है। वो दुकान को बस अब एक ताले की ज़रूरत है।
खैर आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहूँगा मैं चाहिए, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कर सकते हैं। हमारा ऐप है, फ्रीली है, पूरी तरह फ्री है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।